अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DNA। एज़ यूजुअल जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड सलीम बुखारी मौजूद हैं हमारे साथ और हम डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो नए नए आते हैं। और पाकिस्तान में तो अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे बड़ा हंसाया इफ्तिखार अहमद ने कि हम तो डेली हमारे पास कोई नया कोई ना कोई इशू आ जाता है और सही कहते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि IMF क्या अपने वर्डिक्ट देता है, फिर उसके बाद हमारी जो डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन है, वो हमें पता चल जाएगी कि आगे होता क्या है। कल पंजाब का बजट प्रेजेंट होगा, KPK का बजट प्रेजेंट होगा। प्रोजेक्टेड जो अमाउंट्स हैं, जो रकम है, सारों ने बता दी है। प्रोजेक्टेड बता दिया जी कि 83 अरब 50 करोड़ है पंजाब का बजट, ये एक्सपेक्टेड है, सोर्सेज जो कहते हैं। सो इस पे हम नहीं इतना कह सकते टिल द टाइम वी डोंट गेट द प्रॉपर पिक्चर। KPK ने हालांकि उन्होंने कह दिया 15% सैलरीज इंक्रीज़ करेंगे और उनका 1332 अरब रुपया उनका बजट, इस पे बात होगी। लेकिन जो मेन बात है बड़ी, एक और जो पॉलिटिकली आप चले जाएं, फ़रतुल्लाह बाबर ने स्पीकर को कहा है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अली वज़ीर के क्यों नहीं आप दे रहे, ये मुतालबा किया है। और आज सेनेट के अंदर बड़ी डिबेट हुई है जिसने आपने सुना है, दोनों साइड्स की, तंगी साहब की भी हुई और फिर फैसल की भी हुई, तो उस पर भी ज़रा थोड़ी बात करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, ये आप क्या कहेंगे, ये जो बजट्स हैं, यू थिंक हमारे अब बाय द वे हमारे पास गवर्नमेंट है ना पंजाब के इस वक्त? जी, गुजारिश है पहले तो फेडरल बजट का एक छोटा सा इशारिया जो कह लें आप, या एक इशारा उस तरफ करना ज़रूरी है। वो ये कि मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू अगर किसी ने गौर से सुनी है तो उसमें एक बात वाज़ेह है कि जो भी एडजस्टमेंट्स इस बजट में करना पड़ेंगी वो यकीनी तौर पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये मान रहे हैं कि बहुत सारी गुंजाइश इसमें चेंजेस की है, जिसके बारे में PTI ने भी शोर गौगा मचाया हुआ है। और कुछ ऐसे सेगमेंट हैं सोसाइटी के, ख़ास तौर से पेंशनर्स जो हैं, कि आपने मुलाजमीन की तनख्वाह 15% बढ़ाई है और पेंशन जो है वो 5% बढ़ाई है। इस पर भी मेरे ख्याल से बैकफुट पे जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पंजाब पे आ जाइए। पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। अभी तक ये सूरत हाल है कि आज ये हमें नहीं पता, सुबह बजट पेश होना है कि वो करना किसने है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। दो नाम जो हैं वो चल रहे हैं, एक मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का नाम था और एक नाम आज और भी कॉइन हो गया है। अब आज ही फैसला करना पड़ेगा उन्हें, कल तो बजट प्रेजेंटेशन है। तो ये भी बहुत कम पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि सुबह बजट पेश होना और आपको ये ना पता हो कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हैविंग सेड दैट, ये बात बहुत खुशाइंद है कि इस तमाम तर सियासी क्राइसिस के पंजाब का हाईएस्ट बजट पेश होने जा रहा है कल। पूरी तारीख़ में इतना बड़ा साइज़ जो है बजट का वो कभी नहीं हुआ है। ये मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद बात है। और अगर उसमें पॉलिसी साजी जो है वो बहुत ढंग से, बहुत सोच विचार के साथ की गई है, तो 12 करोड़ अवाम की सूरत हाल अगर बेहतर हो जाएगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी सूबों पर भी जाएगा। इसलिए कि पंजाब बहुत से मामलों में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है टू द अदर प्रोविंस, लाइक सिंध को पानी देता है, बलूचिस्तान को ग्रांट देता है, वगैरह वगैरह। तो अब देखना ये है कि ये कसिया आज हल हो जाएगा या नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ वक्त तो तैयारी के लिए चाहिए होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़े जा सकते वहाँ पर। लेकिन ऑप्टिमिज़म जो है वो एक एलिमेंट है जो आपको इस वक्त पंजाब की हुकूमत में नज़र आ रहा है, चाहे वो हमज़ा साहब हैं, चाहे वो उनके वालिद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब हैं। कुछ थोड़ा सा ऑप्टिमिज़म है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये ट्रांसलेट हो जाए रियलिटी में। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पे पंजाब के सूबे का भला होने जा रहा है। ये जो आप बुखारी साहब आपने बात की है, मैं इफ्तिखार यही हम बात कर रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर कल आके अगर उसको प्रिपरेशन नहीं है तो पढ़ ही देगा। इफ्तिखार साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा देखो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट तो ये चलाती है, 32 साल एक बंदे की नौकरी होती है, सियासतदान तो 5 साल के लिए आते हैं। क्यों? सही बात है कि बास्कत पीजे 5 साल के लिए भी नहीं आते हैं, थोड़े घर चला दिया जाता है, 5 साल के तक नहीं आते हैं। और ये सारी जो फिगर्स हैं इनको तो पता भी नहीं होती बच्चों को, बेचारे बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं पता होते। ये वो ब्यूरोक्रेसी बनाती है, उसी की खेल होती है। भी होने का है। नहीं सर, नहीं मैं भाई साहब यहाँ पे मेरा वो बुनियादी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर गलियाँ मेरी बननी है लाहौर शहर की तो ये फैसला लाहौर शहर के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, उनका इनपुट लेके फिर ब्यूरोक्रेसी को के बगैर तो बजट बन नहीं सकता। तो क्या यहाँ पे इनपुट नहीं लिया जाता ना, ये तो प्रॉब्लम हो रही है। यानी इतना पैसा जो अभी पढ़ोगे कल लाहौर शहर के लिए इतना रखती है, इतना आप ये कह रहे हैं कि ना PTA के दौर का फर्क है ना आज के दौर का फर्क है। ये मुसलसल एक अमल चला रहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं मेरी बात अगर आप मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर देखें,
हम लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लाहौर के लिए आप कहते हैं इतना बजट है, लेट देम डिसाइड कि कितना बजट चाहिए, कम चाहिए उनको। ये कौन है? ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिनमें इनका डायरेक्ट कमीशन इनको मिल जाए। आप सिर्फ सियासतदानों को बुरा कहते हैं कि वो कमीशन खाते हैं और बेईमानी करते हैं, तो आप विद ऑल रिस्पेक्ट टू माई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स एंड माई फ्रेंड्स, 15% तो जाता है सबके पास। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो बाद में मुकम्मल नहीं हो पाते, फिर वो अधूरे रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनकी बात भी दुरुस्त है। और आप खुद कह रहे हो कि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उसने तो पढ़ना ही है ना, जो उसको लिख के दे दिया जाएगा। अब वो जो लिखा हुआ है वो आपकी और मेरी तकदीर का फैसला करेगा अगले 1 साल तक। इसका हक मैं उनको नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ आप मुंतखब नुमाइंदे लाएँ, मुकामी हुकूमतें कायम करें, उनसे मशावरत करें और फिर बजट बनाएं। मैं फिर ये सही समझा हूँ कि जो ये एक एलिगेशन है PMLN की हर हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने तख्ते लाहौर के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ मैं लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ। नहीं वो तो नहीं, मैंने आपको नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इट कैन बी भाई पेरू, इट कैन बी शेखुपुरा, इट कैन बी टोबर टेसिंग, इट कैन बी संगला हिल। सवाल है कि ये कौन फैसला करते? मैंने आज पढ़ा है आज़ाद कश्मीर का बजट जो सड़कों का फैसला किया गया, वहाँ पे वो सड़कें बनेंगी जहाँ पे लोगों के मफादात होंगे, माली मफादात। अब तो एक नई खौफनाक चीज़ आ गई है। हम एक ज़माने में खुश होते थे कि सड़क आ रही है, अब पता लगा इस सड़क के पीछे खेल है। तमाम ज़मीनें मुल्का ख़रीद लेते हैं। कौन ख़रीदते हैं? जिनको पता होता है सड़क यहाँ से जानी हो। किन को पता होता है? सरकारी अफसरान को। सो दिस इज ए वेरी सीरियस एलिगेशन जो मैं लगा रहा हूं। रिंग रोड पिंडी में हुआ, रिंग रोड लाहौर में हुआ था। ये जो आपने जावेद इन्होंने जो बात की, आई थिंक एक मैं ये इनकी तरफ से सबकी तरफ, ब्यूरोक्रेट्स बड़े अच्छे हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स का नाम ख़राब करते हैं कि यू नो जिस तरह मैं कहता हूँ कि 1100 के 1100 पॉलिटिशियन ख़राब नहीं है, इस तरह ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहा है। आई स्टैंड विद यू। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बिलीव मी, आज के पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला यही है। अगर हम अवाम और तमाम लोग इस बात को समझ लें, डायलेमा क्या है जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि हम मिनिस्टर तो बना देते हैं, उस मिनिस्टर की इनपुट ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। जब उसकी ना वो इनपुट होती है ना कंट्रीब्यूशन, सर क्वालिफिकेशन नहीं, शायद मैं आ रहा था कि शायद उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर ब्यूरोक्रेट ड्राइव करते हैं पूरे निज़ाम को, कर रहे हैं, और फिर हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि सिस्टम हमें चलने नहीं देता। इसलिए चलने नहीं देता कि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। और आज जो चीज़ पंजाब में सबसे बिल्कुल सामने आ गई है, मैं समझता हूं कि ये वो लम्हा फिक्रिया है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि मिनिस्टर आज तक अपॉइंट नहीं हुआ और सुबह बजट पेश हो रहा है। तो उससे बेहतर ये है कि जिसने बनाया कम से कम आप उससे पूछ लें कि उसने किस तरह बनाया। हो क्या रहा है? होता ये है कि आप पिछले बजट को उठाते हैं, जो कि मैं अभी पढ़ रहा था बजट को, वही बजट ऑलमोस्ट सेम है, 2, 4, 5% ऊपर नीचे किया। और यहां तक कि जो डॉलर की वजह से डेप्रिसिएशन आई है, उस हिसाब से बजट को तो ज्यादा होना चाहिए था। इन्होंने भी तकरीबन 500 बिलियन का डेवलपमेंट बजट रखा है, पिछली हुकूमत में भी रखा था। और मजे की बात क्या है, उन्होंने जो 500 रखा उसमें से खर्च ही कुछ नहीं हुआ, 300 या 250 अरब खर्च हुआ। दिस इज द इशू। जब आपका जो इफ्तिखार साहब जिसकी तरफ बहुत बड़े इशू की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं कि जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उनसे पूछ के हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूछ के उनके मसाइल, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप बजट में एलोकेट नहीं करेंगे तो फिर बजट ऐसे ही बनेगा। बजट फिर एनुअल आपको होगा ये कि जून के महीने में, मैं इस चीज़ की गवाही दे रहा हूँ, लाहौर में 12-12 बजे सड़कें बन रही हैं। क्यों? कि 30 जून को बजट एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट, मिसिंग लिंक बहुत रहते हैं। मसलन इनकी गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट का अपना एक विजन था, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें करनी है। मैं पीटीआई की गवर्नमेंट की बात कर, उनका अपना एक विजन है, उन्होंने ये काम करना है। वो शुरू करा जाते हैं, PC1 बन जाता है, पैसे एलोकेट होते हैं। PC1 मुफ्त नहीं बनता, उसके लिए कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं, गैर मुल्की कंसल्टेंट, उनको फिर पैसा दिया जाता है, वो उनकी शराइत मानी जाती हैं, और फिर अगली हुकूमत आती है वो कहती है नो, हम इसको रिन्यूएट कहते हैं। अब जो पैसा वो ज़ाया किया गया वो किधर जाएगा? एक दूसरा, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये जो सारे कागजात हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बेचारों को ना पता होते हैं, और बड़ी दुख की बात है ये पढ़ते भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते ना। अच्छा, फिर इसमें दूसरी दुख की बात है
इस पे आपको कोई संजीदा डिबेट होती नज़र नहीं आएगी, बहस ही नहीं होगी कभी भी संजीदा। क्यों? पार्टी में तकसीम होते हैं कि एक ए पार्टी और बी पार्टी, जो हुक्मरान पार्टी होती है उसकी ख्वाहिश होती है कोई ऐसी मोशन ना आए मुखालफिन की तरफ से, हालांकि वो कितने ही काम की क्यों ना हो। ये एक ख़राबी और है अदर दैन दी पीपल जिनका हम तस्करा कर रहे थे कि जो फैसले करते हैं, ये कि पॉलिटिकल साइड भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। नहीं, अब एक सेकंड, अब कौमी असम्बली में क्या हुआ है? कौमी असम्बली में आपने बजट तो बना लिया, जिस तरफ अब इफ्तिखार साहब ने फिर इशारा किया है, कौमी असम्बली में कौन सी हेल्दी डिस्कशन होगी? कौन उसमें कंट्रीब्यूट करेगा? राजा रियाज साहब करेंगे कंट्रीब्यूट? अगर एक आदमी बात करता रहेगा तो नहीं होगी। वही ना, तो बात तो एक बंदा ही करता रहेगा ना। राजा रियाज साहब कंट्रीब्यूट भाई किबला, ये तोहफा राजा रियाज का दिया किसने है? कबूल किसने किया है? किसने दिया? कबूल करने की चॉइस ही नहीं है। टिकट की लालच दे के कबूल किसने किया है? अच्छा, अपोजिशन लीडर कोई और बहस आप करेंगे, आप भाई साहब बहस पे करें, बजट वापस आ जाए। ये तोहफा अल्लाह के फजल करम से खान साहब का दिया हुआ है, मान लें आप इसको, वो ना छोड़ के जाते। 155 की अपोजिशन वाले बंदे अगर पार्लियामेंट हाउस से भाग जाएं तो इस पर भी अकल का भी मातम करना चाहिए और अपना भी मातम करना चाहिए कौमी। अगर वो अपोजिशन इस वक्त बैठी होती, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती, इतना मुश्किल होता हुकूमत के लिए किसी मामले में होल्डिंग करना और इस मुल्क की कोई बेहतरी हो जाती। ठीक है, यही सूरत हाल यहाँ भी है। हम तवक्को करते हैं कि पंजाब में ये एक्शन रिपीट ना हो, क्योंकि अगर वो बाहर बैठ जाएंगे नाराज होके तो हुकूमत अपनी मर्जी करेगी। बिल्कुल जी, ये नहीं होना चाहिए। ब्रेक की तरफ चलते, बड़ी अच्छी बात की है। आई थिंक अगर पीटीआई बैठती अंदर तो वो इतना टफ टाइम इनको देती कि इनको कभी ऐसा टफ पूरी हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन होती। बिल्कुल सही का आपने कहा। लेकिन इन्होंने जो बात की अभी, ये जावेद बात कर रहे थे, मैं तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री की तरफ जाऊँगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कश्मीर अफेयर्स। जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, वेदर पीटीआई वेदर PMLN, मैंने हमेशा देखा है कि वो मिनिस्टर्स हु डू नॉट इवन नो व्हाट द कश्मीर कॉज इज़, आप उनको वहाँ लगाएंगे कश्मीर कॉज के ऊपर तो क्या होगा। एक प्रेसिडेंट आया था सादिक खान। सर इस पे तो मैं डिबेट ये भी कर सकता हूँ कि जिस आदमी को आप सेक्रेटरी ज़राअत लगाते हैं, फिर उसको सेक्रेटरी एनर्जी लगाते हैं, फिर उसको सेक्रेटरी दुकानों पर लगाते हैं, फिर उसको आप प्रमोट करके कमीशन लगाते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम वहाँ भी है, ये प्रॉब्लम तो वहाँ भी है। और चीफ सेक्रेटरी और ये हमें पता नहीं है कि वहाँ भी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये मुल्क को इस क्राइसिस से निकलना होगा तो फिर शायद आगे जा सके। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू DNA। अब कल पंजाब का बजट है, ऑफ कोर्स KPK का बजट है, और जो पंजाब का बताया जाता है उस पर ऑब्वियसली इंक्रीज़ तो होती है। 2.67% वो कहते हैं जी इंक्रीज़ है, और ये इंक्रीज एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल सही कहा। और एक हफ्ते के अंदर 2.67 है, तो फिर आपका बजट किस बेसिस पे और कहाँ तैयार होगा, कैसे होगा? हम ये नहीं कह सकते कि भाई पेट्रोल ऊपर चढ़ेगा, नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन कितनी देर में जाएगा, क्या होगा, ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन बुखारी साहब, हमारा तो मकसद ये कि ना कि रिलीफ दें लोगों को। देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, इफ्तिखार साहब के साथ बहस तो कोई कर पैदा नहीं हुआ अभी, वो बंदा जिनसे नहीं सर, इनका व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं आपको ये बात यकीनी तौर पर बताना चाहता हूँ कि MNAs MPs में से 70% को ना पढ़ना आता है बजट डॉक्यूमेंट, ना उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। ये तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे मुखालफत कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन उसी वक्त कर सकते हैं जब डबल डैश के बजट डॉक्यूमेंट इतना बड़ा थब्बा होता है जिसके ऊपर एक पैकेट के ऊपर को मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार रुपये खर्च होता है, उसके सेबा तक नहीं खोलते जिसको कहते हैं। और उसी तरह वो उनके घरों में आप महंगा रिबन लगाते हैं। अब रिबन लगाते हैं तो वो 10 दिन बाद नहीं तो 15 दिन के बाद वो रद्दी की दुकानों पे आपको हर शहर में मिलेंगे, इसलिए कि वो हर शहर के अंदर जाते हैं, हर सूबाई दारुल हुकूमत में जाते हैं। तो एक तो ये कि हमें इसी फोरम से ये कहना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदो, अगर आप इसको पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो जाएंगे, आप कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो जाएंगे, असलाहात हो जाएंगी, रिफॉर्म्स आ जाएंगी हमारे डिसीजन मेकिंग में। ये गालबन खान साहब पीट रहे हैं और बिल्कुल ठीक पीट रहे हैं। इस हवाले से तो यकीनन इनके साथ दिए बगैर और कोई चारा नहीं। हैविंग सेड दैट, देखें, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, एक इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं, मॉनेटरी फंड जितने भी मालियाती अदारे हैं उनका हमारे साथ रवैया क्या है। ये सब कुछ देखते हुए अगर एक ऐसा बजट बन जाता है जिससे आवाम की कुछ भलाई मुमकिन है और प्रेशर आम आदमी के ऊपर ज़रा कम पड़ जाए,
मैं समझता हूँ इस वक्त वो जिहाद से कम दर्जा नहीं रखता। अब देखना ये है कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, क्या इनमें ये कैपेसिटी है? इनमें ये कैपेसिटी की तवक्को इसलिए की जा सकती है कि दे आर एक्सपीरियंस पीपल। माजी में भी बहुत हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स हमने देखे हैं, आपको याद नहीं है, हमने लॉन्गेस्ट सैंक्शन रजीम्स देखी हैं जब दुनिया में ना हमारी कोई चीज़ फ़रोख्त होती थी, ना बाहर से कोई चीज़ आती थी, ना कोई लोन मिलता था, ना कोई एड मिलती थी, ना कोई ग्रांट मिलती थी। अगर हम उन हालात को, ख़ास तौर से जब हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे, अगर हम उन हालात में सर्वाइव कर सकते हैं, अब तो हालात पहले से बहुत बेहतर है। डू यू एग्री? सर, किसने कहा कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते? हम ऐसे तरीके से तो सारी उम्र सर्वाइव सुबह से शाम तक हमें कहा जा रहा है डिफॉल्ट में जा रहे हैं, मैंने डिफॉल्ट कभी में नहीं जा कहा। रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। और कल जब हमने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की जो आपने बताई कि चाइनीज़ कहते हैं कि इनकी इकॉनमी ऐसी एक है जो खुफिया इकॉनमी है, वो इतनी बड़ी है, तो जिस मुल्क उसका में साइज किसी ने गेज ही नहीं किया। तो इसका मतलब है तो हम कुछ और बात कर रहे थे। हम कहते हैं ये बजट जिसकी बहस हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की हम जो बात करते हैं, इनको बनाने में हमारे मुंतखब नुमाइंदों का अमल दम कम है। ये ज़्यादा कोई स्कीम अप्रूव नहीं होनी चाहिए जो उनके फोरम से ना आई हो। एक और दूसरा बात है कि अब आपको ये मैं बता दूँ सारा एक्सरसाइज क्यों हो रही है। ये सारी एक्सरसाइज ये हो रही है कि इसी साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोकल बॉडी के तो खास तौर और से जी लोकल बॉडी के तो फिलहाल मुझे नहीं पता। कल लोकल बॉडी का मामला ख़त्म कर दिया गया, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सारे ओहदे दे दिए गए। तो इसी साल लोकल इस साल मुल्क में इलेक्शन होने लगे हैं। और इलेक्शन कब होंगे? जब IMF के साथ इनका पहला ट्रांच मुकम्मल हो जाएगी। जैसे वो मुकम्मल होगी, चाइनीज़ पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको सऊदी भी वो उसके आने का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए ताकि फिर हम इलेक्शन में जाएं, क्योंकि जिसका वाज़ेह इम्कान है। साथ ये भी कहें ये चले, मैं इसको आपकी बात में हाँ मिला लेता हूँ, लेकिन ये है कि उसके बगैर नहीं जा। लेकिन इलेक्शन का हल है हमारी मुश्किलात का, मसाइल का। ये भी एक बहुत डिबेटेड पॉइंट है। मैं बहुत इनसे बात कर रहा था कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती जाएँ तो हम क्या कर सकेंगे। मतलब हम एक बजट बनाते हैं, हम चारों आदमी बजट बनाते हैं आज की रेट को सामने रख के, कल फौरी तौर पे $10 का इजाफा हो जाता है, तो हमारा तो बजट जो बनाया, जो हमारी स्कीम है सोचेंगे, वो तो ख़राब हो जाएगी। सो वी आर इन ट्रबल, बट नॉट ट्रबल लाइक कुछ शेयरिंग का बन जाए। जी, मुआशी तौर पे वी आर इन ट्रबल, बिल्कुल ठीक बताया। IMF के बगैर हम चल नहीं सकते। नहीं, आप कहते हैं वी आर इन ट्रबल, व्हाई? बिकॉज के इस वक्त आपकी मईशत की सिचुएशन ये है कि आप कर्जे लिए बगैर, IMF की कंडीशंस मीट किए बगैर चल ही नहीं सकते। आप अपना बजट ही नहीं पूरा कर सकते। आपने जो बजट बनाया है, सर, एक आम आदमी पूछेगा क्यों? बता रहा हूं ना, 9500 अरब रुपया आपका खर्चा है, कलेक्शन आपकी 7200 अरब है। दरमियान का पैसा कहां से आना है? आप खुद जनरेट नहीं कर रहे, आप ना वो रिफॉर्म्स कर रहे, ना कोई जानो करे क्या। आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। आपको बताओ ना, 2-4 रिफॉर्म बता दो। पहली चीज ये है कि आपका जो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है वो बिजली और गैस में जा रहा है, ठीक है। आपको उधर रिफॉर्म्स लाके उन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। नंबर 1, एक सेकंड, नंबर 1 ना ठहर जाए, आपने मेरे से पूछा। नंबर 2, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कुछ कर नहीं रहे, आपका 1600 अरब रुपए के करीब उन तमाम में जा रहा है, आप उनको प्राइवेटाइज करें। नंबर 3, आपको टैक्स में रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। जो ट्रेडर्स हजरात हैं, खासकर जिनका हमने बार बार जिक्र किया पूरे पाकिस्तान में, हमें उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, हमें अपने रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आने वाले वक्त में महंगाई है, आखिरी बात, एक सेकंड ना पीछे, महंगाई इस मुल्क में बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कोई इसमें शक न रहे। कौम बिल्कुल तैयार है इस। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है आप तीनों से, अगर यही कुछ करना था तो फिर आपने हुकूमत चेंज क्यों की? अच्छा, ये सवाल, एक सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब बजट से तल्लुक रखता ही नहीं है। नहीं, जो महंगाई का तूफान आपने बर्पा किया, मेरा सवाल ये है कि फिर आपने भाई मुझे बात वो नहीं ले रहे थे। सवाल आपने किधर ले रहे थे? नहीं, सवाल आपने किया, जिन्होंने बजट बनाना था उन्होंने के बावजूद भाग गए वो यार। खान साहब, जो मैंने आपसे टाइम लिया था वो बोल रहे थे मुझे। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सरफेस पे नहीं हैं, लेकिन हमारे आंखों से और कानों से गुजर जाती है, हम नोट नहीं करते। आपने नोट किया कि जो डिफेंस की जो परचेजेज हैं वो सारी लोकल करेंसी में होंगी। कौन है हमारा बाप बैठा हुआ जो सवाए चाइना के लोकल करेंसी में आपको सामान देगा जी? इसीलिए ये हाईएस्ट रैंकिंग चाइना में गया हुआ डेलीगेशन, सर वही तो कह रहा हूँ।
ये इतना बड़ा डेलीगेशन, इतने लेवल का कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को एक दिन के लिए जाना पड़ा उसमें। हमारी अगर वेपनरी सिस्टम जो है वो हम वेस्ट से जान छुड़ा के चाइना की तरफ करना चाह रहे हैं। चाइना के साथ हमारा लोकल करेंसी में ट्रेड का मुआहदा मौजूद है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, रिलीफ आएगा, समझने की कोशिश करें ज़रा। एक दूसरा जो खान साहब ने कहा कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है IMF के साथ तो फिर द मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन। सर एक सेकंड ना, मेरा तो सवाल इधर फंस जाता है। IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग कोई इतना आसान है? आप ही ने बताया था हमें, वो कहते हैं कि चाइना से एग्रीमेंट भी हमें बताएं। बता दिया ना हमने, अब क्या रह गया? आपको बता दिया ना, मैं कह ये रहा हूं कि उनको हमने किसी तरह से मना लिया तो आप बजट पेश कर सकते हैं। हमारा मसला ठीक होगा दुनिया का नहीं, बजट पेश नहीं होना था अगर आपने उनको ना मनाया होता। बस कौम इस चीज पे रेडी रहे, हुकूमत किसी की भी हो, हालात आपके यही रहेंगे। ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक एंटीट्यूड देता हूँ। आप, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि IMF जो आपको देगा, IMF क्यों नहीं आपको एक इजी तरीके से देता? बिकॉज वी डोंट डिलीवर। That is the only point. That is the only point. We don't deliver. रिफॉर्म्स करें, आप क्यों नहीं कर रहे? रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सर। अब करेंगे तो वो आपको देंगे। आपका लोकल बैंक आपको पैसे नहीं देगा अगर आप कोलैटरल या कोई लेवल्स पे। जब मुल्क में अभी इफ्तिखार साहब ने खुद कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चलें जी, इसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद एक मिनट सर, सॉरी, मैंने कोई इंस्टेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि इस साल इलेक्शन होते मुझे नजर आ रहे हैं। क्यों? IMF का कर्जा, चाइनीज का कर्जा और बाकी दोस्तों के कर्जे के बाद ये पोजीशन ऐसी होगी माशी तौर पे कि हम जो कह रहे थे श्रीलंका नहीं बनने जा रहे। मैंने ये चले जी, नाउ वी विल गो एब्सोल्युटली फॉर अ ब्रेक। वेलकम बैक टू DNA। TTP और ऑफ कोर्स ये जो फ़रतुल्लाह बाबू साहब और रज़ा रबानी साहब ने कहा सेनेट में कि ये स्पीकर इसको क्यों नहीं लेके आते, इनका प्रोडक्शन ऑर्डर अली वज़ीर का, क्या वजह क्या है? क्या इज़ इट सम पर्सनल एनमिटी, इट इज़ अ पॉलिटिकल एनमिटी, ये क्या चीज़ है? इनको क्यों नहीं आप प्रेजेंट करते? क्यों बुखारी साहब? जी मैं बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो साउथ वज़ीरिस्तान का इलाका है, जो वाना की ट्राइब है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ पर चूँकि फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दे के वो इलाके साफ़ करवाए टेररिस्ट से। ये रिस्क फ़ौज अभी लेने के लिए तैयार नहीं है और ये नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है, इसलिए कि हमने देखा कि क्रॉस द बॉर्डर लोग पेनिट्रेट करके आ रहे हैं, चाहे वो TTP है, चाहे वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है। इसके लोग जो हैं अभी तक वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो कैरी कर रहे हैं। हमारी फ़ौज जो है अभी भी जानों के नज़ारे पेश कर रही है। ये लोग आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो इनकी स्पीचेस हैं, अगर आपको याद हो मोहसिन दावड़ ने जो स्पीच की थी, तो इस एतमाद से कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात हमारे जो है वो मुतासर ना हो, गालबन अभी उनको मौका नहीं दिया जा रहा कि वो आके पार्लियामेंट में अपनी तकरीर करें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको ये राइट नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आए। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका भी हर किसी दूसरे नुमाइंदे की तरह से ये बुनियादी हक़ है कि वो आके अपने जज्बात का मुजाहरा करें। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये TTP के साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं, देखिए 2 दफ़ा ये हुआ कि इसके ऊपर इन कैमरा सेशन हुआ पार्लियामेंट में और लोकल जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया और पॉलिसी मेकिंग में फ़ौज को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फरमा रहे हैं एज़ फॉरेन मिनिस्टर कि हमें ये मामला जात सारे जो हैं पार्लियामेंट के अंदर तय करने चाहिए, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे ख़्याल से। फ़ौज और हुकूमत ये दोनों अगर एक पेज पर हों किसी भी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, तो उस पॉलिसी को पार्लियामेंट में डिबेट करने में कोई ख़राबी नहीं है। बिला वजह का डर है, फ़ौज भी पाकिस्तान की है, पार्लियामेंट भी पाकिस्तान की है, मुफाद भी पाकिस्तान का है, फैसले भी पाकिस्तान के हक़ में होने हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुतालबा जो है इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए एट ऑल लेवल। खास अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जी, फ़ौज और सिविल को एक पे होना चाहिए। मैं तो विटनेस हूँ, मुझे ख़ुद इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा तुझे पता नहीं है फ़ौज मेरे साथ है। मैंने कहा फ़ौज बिल्कुल सारों के साथ होती है, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू रिमेन विद इन द डोमेन्स। नो, आर्मी चीफ बड़ा, आई गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद द आर्मी चीफ, आई गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद द DGISI। मैंने कहा एक्सेलेंट, मैं कहा बट डोंट बैंक ऑन इट। I told him then in the Prime Minister's house, I told him this. लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, ये बुखारी साहब की बड़ी गहरी बात है। नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। डू यू एग्री और नॉट? किस सवाल का जवाब मैं एग्री करूं? आपके सवाल में या उनके सर, जिसका मर्जी आपका। तो सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ द पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम और पार्लियामेंट के एक रुकन को कुछ खदशात की बुनियाद पर रिहा ना करना
गैर पार्लिमानी रवैया है, उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, वो पार्लियामेंट के इजलास में शामिल हो, फिर वापस अगर आप भेजना चाहें। जो बात बुखारी साहब ने की है कि वहाँ पे असल में वहाँ पे दुश्मनियाँ पड़ गई हैं इन ख़ानदानों ने, जिन्होंने मुखालफत की तालिबान की, तालिबान ने इनके ख़ानदान ख़त्म कर दिए हैं कि वहाँ पर रियासत की रिट चलनी है। आपको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि उस फैसले को अंडू किया जाए जो रियासत पाकिस्तान ने किया है। अब आइनी तौर पे दे आर पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा एंड दे आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। अब ये बात भी जेहन में रखिए। बिल्कुल आई स्टैंड विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। और जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं एक सवाल आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत से, आप 2 महीने तक क्यों इंतज़ार करते रहे पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का? क्यों नहीं आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई? अगर वो बॉबी ट्रैप रख गया था आपके रास्ते में, तो उस बॉबी ट्रैप में आपने इजाफा क्यों किया? इस सवाल का भी कभी जवाब दीजिएगा। ये गहरा जी। अच्छा, 2 बातें अली वज़ीर के हवाले से मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, वो ये कि वो भी पाकिस्तानी है, फ़ौज भी पाकिस्तानी है, और जो फाटा के एरियाज वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और उधर के लोग भी पाकिस्तानी हैं। इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अली वज़ीर ने इस हुकूमत को वोट दिया है, उन्होंने इस स्पीकर को वोट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो टाइमिंग्स हैं जहाँ इस वक्त हुकूमत, फ़ौज और अली वज़ीर आलमोस्ट एक पेज पे, और अगर अली वज़ीर एक पेज पे नहीं है तो उनको लाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि मीडिएशन करे, जो मसले मसाइल हैं, कोई भी ऐसा बड़ा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता होगा, लाना चाहिए, और मेरे ख्याल डिस्कशन के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सकता है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक TTP के हवाले से देखें, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन वो ये चाहता है कि TTP मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात में पहली डिमांड ये है कि वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को माने। दूसरा उनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को डिसआर्म करें। और हकानी ग्रुप इसमें किरदार अदा कर रहा है। और उधर से उनकी एक ही डिमांड है कि जो आपने मर्जर किया, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने बात की, उस मर्जर को ख़त्म करें। लेकिन इस दौरान एक ग्रुप है गुल बहादुर ग्रुप। गुल बहादुर ग्रुप ने पिछले कोई 6-8 हफ्तों में कुछ 6 अटैक किए हैं। पाकिस्तान को उस पर भी ऑब्जर्वेशन है। पाकिस्तान ने हकानी ग्रुप को भी एंगेज किया दरमियान में, और दूसरी तरफ ताकि मामलात को फिर बैठ के हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ वही चाहता है कि अगर आपने चलना है तो पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर चलना। बिल्कुल सही इन्होंने बात की है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। स्पेन में अंडर जनरल फ्रैंको बास्क की जो मूवमेंट थी अभी भी है 30 ईयर्स, लेकिन तमिल की मूवमेंट श्रीलंका में अभी, हाँ, तमिल्स की मूवमेंट अभी श्रीलंका में, ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी अप देयर। और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, पॉलिटिकल हो जाती है, हर किस्म की बातें हो जाती हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स में एक ऐसा स्लॉट है, सेगमेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी का है। हम देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें जाती हैं बाहर और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वापस आ जाएंगे बाइज़्ज़त, लेकिन इस तरह नहीं होता। आपने ट्रेन का एक हादसा सुना, वो कराची से मुजफ्फरगढ़ वापस आई और रास्ते के अंदर फिर वापस जब जा रही थी तो क्या उनका हाल हुआ। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि हम दिखाते क्यों नहीं है कोई इबरत का एक निशाना लोगों को कि ये जो ख़वातीन के साथ जो करती हैं ये मैं तो सीधी सी बात कहूँगा यहाँ पे, तो मैं कहूँगा जो इस्लाम ने इस किस्म के जुराइम की सज़ा तजवीज़ की है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। मैं इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, सीधी सी बात। तो ये जो बेल मिल जाती है, बेल आप ही करें। ये जो सिपाही जो बेचारा गया था ड्यूटी पे रात एक जगह पे ये पूछने के लिए, सर्च के लिए कि हमें सर्च करनी है, उसको गोली मार देगी। तो गोली मारने के बाद उन लोगों ने कहा जी हम तो पैसे दे के छूट जाएंगे, और उनकी ज़मानतें भी होंगी। तो इस सिस्टम में फ़ैसले फिर कुछ, मेरा ख्याल है हमें सोचना पड़ेगा कि फ़ैसलों की नोयत क्या हो और कौन करे। देखो इस तरह तो रियासत नहीं चल सकती। एक तरफ आप लोगों को मार देते हैं और कहते हैं हम पैसे दे के बच जाएंगे, एक तरफ आप रेप करते हैं, रेप की वीडियो चल जाती है, उस औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जो 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि बहनें सिर्फ हमारी शरीफ हैं, बीवियाँ हमारी सिर्फ ऑनरेबल हैं, माँ के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, बहनों के लिए हमारी गैरत जो है वो आसमान से तारे तोड़ लाती है, लेकिन हमने औरत की इज़्ज़त करनी अभी तक नहीं सीखी है। और ये उसी का डायलेमा है कि हम हर गुज़रती औरत को ये समझते हैं कि शी इज़ अवेलेबल। जब तक ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा,
जब तक इस एटीट्यूड को बदलने के लिए खान साहब के मुताबिक उसकी ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी जिसको डेटरेंट पनिशमेंट कहते हैं। एक तो प्यूनिटिव होती है ना कि सज़ा आपने दे दी, एक ऐसी सज़ा होती है जिससे इबरत हासिल करें लोग। इबरतनाक सज़ा जब तक आप नहीं देंगे ये जराइम इसी तरह होते रहेंगे। मैं एक बात कहना, बाहमी रजामंदी के बगैर यूरोप के अंदर भी इस किस्म के मुजरमों को 30-30, 40-40, 50-50, 80-80 साल सजा मिलती है। नो कॉम्प्रोमाइज। देखिए मिलती है ना? नहीं, बिल्कुल मिलती है जी। देखिए इस तरह के इश्यूज के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक है जो आपकी सोसाइटी है, वो कैसे उसे रिस्पॉन्ड करती है, हैंडल करती है, और आगे आने वाले वक्त में अपने आने वाली जनरेशन को क्या समझाती है। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड आप बोलते रहिए, एक सेकंड। आपको वो समझाती है अपना जावेद साहब कि शाहजेब के केस में हो गया, नूर मुकद्दम के केस में हो गया, आपको बेले मिल जाएंगे। हम ये हमारा जो सोशल फाइबर है ना, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, कि पहले भी मैंने ये बात की थी कि हमें अपने मुआशरे को ओवरऑल एज ए नेशन देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत तो जो करेगी, अगर हम हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे तो फिर शायद इस तरह के मामला चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास देयर आर टू वे, दो तरीक़ेकार है ना। एक एज ए कौम आपने क्या करना है, और दूसरा एज ए रियासत। सर वो कौम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना। रियासत का सोल्यूशन इफ्तिखार साहब ने दिया, मैं इंडोर्स करता हूं। आप सुबह इंपोज कर दें और 2-4 को रगड़ दें, आप देखेंगे माशरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हमें अपने महलों में, अपनी सूबों में, शहरों में इसको एज ए बुराई के तौर पे समझाना पड़ेगा अपने लोगों को कि ये क्या करें फिर समझा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कोई देखे ये क्लियर, मैंने कहा कि बरतानिया जहाँ पे समझा जाता है कि वहाँ पे फारग ही है। और इफ्तिखार साहब, अगर हम अपने घरों में तरबियत नहीं करेंगे तो बात कैसे सुलझेगी। सोसाइटी जब तक रिएक्ट नहीं करेगी, हुकूमत जब तक सजा नहीं देगी, ये खौफनाक वाक़यात होते रहेंगे और हम यहाँ बैठ के मातम भी करते रहेंगे, भी होते रहेंगे, लेकिन जुर्म करने वाले बाज नहीं आएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, जावेद साहब एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार साहब। एंड में बात यही है, मैं तो आखिरी एक बात ये कहूँगा, ये जो ट्रैफिक के आप जाते हो ना, आपको ज़्यादातर हार्ट के डिजीज़ ये गंदी ट्रैफिक से होते हैं, स्ट्रेस से होते हैं। तो जो अथॉरिटीज़ हैं फ़ाइन्स बढ़ाएं, मैं तेज़ चलाऊँ, ये चलाएं, वो चलाएं, फ़ाइन करो। जब तक हम लाइन पे नहीं जाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये छोड़ दें कि अगर आप फाइन्स बढ़ाएंगे तो आपके वोट्स चले जाएंगे। चले जाएं वोट, लेकिन डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।